नमस्कार। सिटीजन सिक्योरिटी टीवी के इस शो में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र भल्ला। आज हम बात करेंगे जासूसी दुनिया की। जासूसी दुनिया में सबसे पुराना और सबसे बड़ा नाम है शर्लॉक होम्स का। लेकिन शर्लॉक होम्स कोई इंसान नहीं थे, बल्कि स्कॉटिश लेखक सर आर्थर कॉनन डॉयल द्वारा रचित उपन्यास के काल्पनिक पात्र थे। और उसके एक उपन्यास के जरिए ही दुनिया भर में पेशेवर जासूसी की शुरुआत हुई। हमारे देश में भी प्राइवेट डिटेक्टिव का इतना बड़ा चलन बढ़ चुका है कि पिछले 3-4 दशकों में बड़े बड़े कारपोरेट घराने हों, उद्योगपति हों, या कुछ दशक पहले तक विवाह से पहले, शादी से पहले, अपनी बेटी का रिश्ता करने से पहले भी होने वाले दामाद की पूरी छानबीन के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव का सहारा लिया जाता था। प्राइवेट डिटेक्टिव के कई सारी एजेंसियां हैं इस समय देश में, लेकिन इनको रेगुलेट करने के लिए फिलहाल कोई कानून नहीं देश में। साल 2007 में प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज रेगुलेशन बिल राज्यसभा में आया था, पेश किया गया था, लेकिन वो होम मिनिस्टर की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। उसने अपनी रिपोर्ट दे दी 2009 में। रिपोर्ट में ये सजेस्ट कर दिया, ये सुझाव दे दिया कि मिनिस्ट्री को इस पर फिर से पुनर्विचार करना चाहिए, री एग्जामिन करना चाहिए। 2009 से लेकर 2025 तक वो बिल ऐसे ही लटका हुआ है, कानून नहीं बन पाया है। इसलिए आज भी प्राइवेट डिटेक्टिव को इस तरह की वैधानिक या कानूनी मान्यता नहीं मिल पाई है जिसकी दरकार है। देश में प्राइवेट डिटेक्टिव का सबसे बड़ा संगठन है एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेटर्स। उसके चेयरमैन है कुंवर विक्रम सिंह, जिन्हें एक जमाने में भारत का शर्लॉक होम्स या भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता रहा है। मीडिया की सुर्खियों में भी वो इसी नाम से चर्चित रहे। इस शो में आज हमारे साथ मौजूद है कुंवर विक्रम सिंह। हम जानते हैं जासूसी दुनिया में आखिर क्या खेल चल रहा है और सरकार इसे मान्यता क्यों नहीं दे पा रही। कौन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपको 2 दशक पहले देश के मीडिया ने भी शर्लॉक होम्स ऑफ इंडिया कहा है। आपकी खुद की एजेंसी है प्राइवेट डिटेक्टिव की, और उसके बाद आप खुद इस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन। आप ये बताइए कि एक जो बड़ी बात ये आ रही है कि इस देश में देशी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियों के अलावा कुछ विदेशी जासूसी एजेंसियां काम कर रही हैं, उसका क्या माजरा है? क्योंकि उनके पास तो कोई लाइसेंस, जब आपके पास नहीं तो उनके पास लाइसेंस तो मिल ही नहीं सकता। तो सरकार क्यों नहीं रोक पा रही हो उन विदेशी एजेंसियों को? भला जी, जैसे आपने फरमाया है कि सरकार को इस बात की चिंता तो थी कि देश में विदेश की भी जासूसी एजेंसियां काम कर रही हैं, और उस चीज को देखते हुए और प्राइवेट डिटेक्टिव के प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए काफी कंसर्न शो हो रहे थे, प्राइवेसी का और कई तरह की ऐसी बातें थी जो सरकार ने महसूस की थी कि ये जो जासूसी का जो व्यवसाय है इसको हम ढंग से चलाएं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से चलाएं, जो इनकी मान्यता है वो किसी कानून के तहत की जाए। जो जासूसी कंपनी चलाएगा, डिटेक्टिव एजेंसी चलाएगा, उसका बैकग्राउंड, उसकी ट्रेनिंग क्या होगी, उसकी और उसके अंदर कौन से ऐसे गुण होंगे कि वो किसी भी क्लाइंट को एक अच्छा सूचना दे पाए, ताकि वो अपना निर्णय ले जाए। चाहे वो किसी का शादी का मामला हो, जब कॉर्पोरेट ने कोई ऐसा डिसीजन लेना, अपना ज्वाइंट वेंचर का, मर्जर का, जब और ऐसी बहुत सी चैलेंजेस हैं, तो उसके लिए वो एक मान्यता प्राप्त होना चाहिए जिसके ऊपर आप हायर करो। आप किसी डॉक्टर को हायर करते बोल दे आप MBBS हो, कोई डिग्री होनी चाहिए, आप किसी वकील की है, ऐसे इंजीनियर की है, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की है। तो हमने उस वक्त सरकार को कहा था कि ये जो व्यवसाय है इसको अभी से आप रेगुलेट करो, हम उसकी आप में मदद करते हैं। तो सरकार ने उसके साथ चीज को जो हमारी प्रपोजल थी उसका संज्ञान लिया, और उस वक्त की सरकार के होम मिनिस्टर जी ने इसके लिए जो बिल तैयार किया वो हमारे कंसल्टेशन से हुआ था। और क्योंकि हम
सूचना को बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं। इंफॉर्मेशन इज पावर नाउ, एंड यू मस्ट हैव ए credible information before you take any decision, whether decision is a corporate decision और your personal family का decision है, जहां आपका litigation support का है। कचहरियों में भी जो लोग मुकदमे रखते हैं, झूठे गवाह पेश करते हैं, गलत चीजें पेश करते हैं, तो एडवोकेट को अपनी जो उसकी ऑरेटरी है, बोलने की जो कला है, उसी को उसको ढंग से बताता है कोर्ट को और निर्णय लेता है। तो अगर आप उनके पास सही सूचना हो, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो, और हम सारे गवाहों की भी वेरिफिकेशन कर दीजिए, झूठा गवाह है या क्या है, तो उससे जो न्याय प्रणाली है उसको बड़ा लाभ होता। जो लोग मुकदमे लड़े उनको लाभ होगा, जो कॉर्पोरेट के लोग ढंग की मर्जर एक्विजिशन करना चाहते हैं, ज्वाइंट वेंचर करना चाहते हैं, उनमें उनको बड़ा फायदा होगा कि हम किस व्यक्ति के साथ किस कंपनी का हाथ मिला रहे हैं। इसको देखते हुए ये सारा जो बिल तैयार किया गया था, बिल्कुल बिल पेश हो गया, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी को चला गया। उसके अंदर ये भी प्रोविजन था, उस वक्त हमने सरकार के संज्ञान में लाए थे कि उस वक्त देश में कोई 8-10 के करीब विदेशी जासूसी कंपनियां काम कर रही थी, और क्या काम कर रही थी इसके बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं थी। अब उसके बाद जो सूचना किसको दे रही हैं, उनके क्लाइंट कौन कौन से हैं, उसके बारे में किसी को जानकारी थी। वो जासूस थे एक देश में। भला जी, आपने किसी की जासूसी करने के लिए अगर आपने किसी देश में जासूस भेजना है, कितना मुश्किल है किसी देश में जासूस एक खड़ा कर देना, भेजना, उसका काम देखना एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, बड़ा डेंजरस भी होता है। लेकिन यहाँ तो विदेशी कंपनी आती हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में अपना दफ्तर खोल लेती हैं। ये क्या कि हम तो कंसल्टेंट है जी, है वो जासूसी कंपनियां, डिटेक्टिव एजेंसी हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की या किसी और कंसल्टिंग फर्म की आड़ लेकर बेसिकली जासूसी कर रही है, तो इसलिए सरकार भी उनके ऊपर कैसे रोक लगा सकती है? रोक की बात यह है कि पहले तो देश में जो जिसको बिग फोर बोलते हैं, जो अकाउंटिंग फर्म्स है जी, वो सारी की सारी कंपनियां, चाहे जो बड़ी जिसको बिग फोर बोलते हैं अकाउंटिंग फर्म्स है, उनका काम तो अकाउंटिंग का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। लेकिन सिचुएशन ये है कि वो जितनी 5-6 बड़ी कंपनियां हैं, वो देश में फॉरेंसिक के नाम के ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करती हैं। उनके साथ फॉर्मर IB, CBI के लोग, पुलिस के लोग, रॉ के लोग, उन्होंने बड़े बड़े उच्च अधिकारियों को अपने यहाँ नौकरी दे रखी है, रिटायर्ड अफसर है, उनको लेती हैं, और वो तरह तरह की, हर तरह की देश की वो सूचना इकट्ठा करते हैं, जासूसी करते हैं, और कॉर्पोरेट की जासूसी उनके लिए काम करते हैं। तो अब उसको प्रतिबंध लगाने के लिए जो प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी रेगुलेशन बिल पेश हुआ था, उसके अंदर ये प्रावधान था कि कोई भी विदेशी कंपनी जो है अगर देश में अपना काम शुरू करना चाहती है, तो उसके अंदर FDI डालनी पड़ेगी इसको। तो FDI की जो टर्म थी उसके अंदर, उसमें लिखा था कि कोई विदेशी कंपनी अगर कोई जासूसी कंपनी में, डिटेक्टिव एजेंसी में यहाँ खोलना चाहती है, तो उसके अंदर 51% शेयर जो होंगे वो इंडियंस के होंगे, 49 इनके होंगे। लेकिन 49 के ऊपर एक और बात थी कि उनका कोई जो विदेशी आदमी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं होगा। तो ये बात तो उनको सूट नहीं करती थी कि वो जहां पे आए हैं तो उनका बोर्ड में कुछ ना होगा, पैसे लगा दें और इंडियंस को सब कुछ करें। जो उनके असली ऑब्जेक्टिव थे, ये क्यों मंजूर नहीं था कि उनके सबके ऑब्जेक्टिव डिफरेंट थे, और वो बिल्कुल और तरह की जासूसी कर रहे थे जो विदेशों में चले गई। मैं आपको एक एग्जांपल इसमें देता हूं कि जब पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ, देश में इतनी बड़ी घटना हो गई कि कैसे हो गया है, अभी वो सब चीजें अभी बाहर नहीं आई थी। उससे पहले एक इंडिया में कंपनी काम कर रही थी, हिल एंड एसोसिएट्स, ये विदेशी कंपनी थी। वो कंसल्टेंट के ऊपर, रिस्क कंसल्टिंग के नाम के ऊपर वैसा अपना वो काम कर रही थी। उसने सबसे पहले इस घटना की सूचना, जो उनका देश था, जो अमेरिका थे, उसके जो स्टेट डिपार्टमेंट था, उसको इसकी पूरी जानकारी बाय ईमेल दे दी, जिसके प्रूफ बाद में सारे मिल गए थे कि कैसे एक देश की इतनी बड़ी जो एक जानकारी हो और वो गुप्त रखने वाली बात हो, उसको इससे पहले कहीं और जगह बात जाए, उनको कैसे चलेगी सारी सूचना तो सार्वजनिक होनी थी, क्योंकि सारा मीडिया दिखा रहा था, सब मीडिया दिखा रहा था। तो उसमें गलत क्या किया? गलत है कि पूर्व सूचना दे देना। आप एक देश की सूचना किसी और को देते हो, यही तो जासूसी होती है। अब यहाँ बैठ के पाकिस्तान को पूरे देश की सूचना देते रहो, बोलो ये सूचना में प्रॉब्लम क्या है? जो सूचना दी जाती है
वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अरे अटैक होने से पहले सूचना थी ना, अटैक जब हुआ उसी वक्त जल के इससे पहले मीडिया में आ जाए, सारी चीज वहां पे अमेरिका में चली गई थी। तो ये एक संगीन मामला था कि आप इस देश में काम करते हो, ऐसी घटना की सूचना तो किसी ऑथोराइज से आए ना। सरकार का अपना ढंग है, जो मीडिया का भी अपना ढंग है, उसके अंदर प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं। कौन सी सूचना, ये तो एक इतना बड़ा इंसिडेंट था, इसके बारे में तो बड़ी अच्छे ढंग से सोच विचार करके ही सूचना का प्रसारण किया जाता है, क्योंकि उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होनी है। बिल्कुल, जब इन्वेस्टिगेशन होगी तभी तो पता लगेगा कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया है। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें जो आपका इंफॉर्मेशन के बारे में एक्ट में इसका प्रावधान था कि ये कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, कैसी ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन जब ये मसला स्टैंडिंग कमेटी के चला गया तो हमने सोचा कि जल्दी हो जाएगा। ये सारा जो चीज है जो देश की भलाई के लिए थी, बिजनेस की भलाई के लिए थी, जो पारिवारिक इन्वेस्टिगेशन है उनके भलाई की थी, लोगों को जस्टिस मिल जाएगा, निर्णय लेने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर चीज, चाहे अपनी बेटे की शादी करनी, लड़के की शादी करनी है, या किसी व्यापारी के साथ हाथ मिलाना, अपने ज्वाइंट वेंचर करनी है, तो ये सब पब्लिक के लिए किया गया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो है बालाजी, इसको कई साल तक वहां पे ठंडे बस्त में रख दिया। जब रखा गया तो मैं हमेशा जो स्टैंडिंग कमेटी के लोग थे उस समय के, उनको मेरा लगातार संपर्क रहा, उनको बताता रहा भी जल्दी कर दीजिए, लेकिन नहीं हो रहा था। तो हमें लगा कि इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र चल रहा है, कोई ना कोई ऐसी ताकतें हैं जो इसके बिल को पास नहीं होने देनी। ये वही ताकतें थी जो हमारी देश विरोधी हैं। आप उनको जैसे मान लीजिए, आप उनको अकाउंटिंग फर्म मान लीजिए या कुछ कर लीजिए, लेकिन ये सारे लोग तो बड़े पावरफुल हैं। लगता कि देश यही चला रहे हैं रिपोर्ट बना बना के। तो अब वैसे पावरफुल के साथ हमारा संगठन क्या कर सकता था जी? जितना हमारा जो लगा हमने वो लगाने की कोशिश की, और उसके बाद एक इस सारी चीज को एक और कमेटी को भेज दिया गया बीच में। जो उनके कमेटी में जो जिनकी कमेटी जो बनी थी, उनकी जो अध्यक्षा थी वो शी वाज सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट। अब उसके अंदर कमेटी बनाई गई और उसके अंदर जो लोग कुछ पुलिस के लोग थे, और वो अपनी अपनी एप्रीहेंशंस बताने लगे भी ये तो लोग जासूसी करेंगे, ये तो हर व्यक्ति की जासूसी कर लेंगे, और ये हमें पता नहीं लगेगा क्या होना चाहिए क्या नहीं है, तो इसलिए इसको तो करना नहीं चाहिए। तो मैंने इसका बड़ा विरोध किया। मैं कि आप समाज को क्यों नहीं देखते हो? हमारे पास तो वो क्लाइंट है जिसको सूचना की व्यवस्था, हम जासूसी की तरह हर व्यक्ति की जासूसी तो करेंगे। जो क्लाइंट आएगा पैसे देगा, हाँ, और उस जासूस के जो उसका जो स्कोप ऑफ वर्क होगा उसको हम ध्यान से लेते हैं। अगर वो कोई गलत चीज हमसे करा रहा, हमारा कोई भी डिटेक्टिव एपीडीए का ऐसा काम नहीं करेगा। तो सही चीज की जानकारी, सही व्यक्ति से जानकारी वो हम इकट्ठा करके ही केस को लेते थे। लेकिन क्या हुआ कि जो इतने साल तक कभी हुआ नहीं कि एक एक्ट को इतने साल तक रखा जाए, एक बिल को रखा जाए, कानून नहीं बना पाया। और उसके बाद जो अभी साल 2 साल पहले की बात है कि उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हम पुनर्विचार करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो बिल राज्यसभा में पेश होता है वो लैप्स नहीं करता है, वो करना ही पड़ता। लेकिन ये एक सरकार ने चीज निकाली कि जो एक्ट बहुत पुराने हो गए हैं उनको पुनर्विचार किया जाए। तो उसी के अंतर्गत इस बिल को उन्होंने कहा कि पुनर्विचार करेंगे। मेरी इसके बारे में बाद में होम मिनिस्टर साहब जो है MOS, उनसे बात हुई, ज्वाइंट सेक्रेटरी से बात की। उन्होंने कहा जी आप इसको हम दोबारा बनाते हैं, आप से इसकी चर्चा करेंगे और इसको दोबारा पेश तो हमने करना है। ये पब्लिक वेलफेयर की, जब पब्लिक यूटिलिटी की बात है, लेकिन अभी तक वो चीज जो अभी सामने नहीं आई। तो सब आपकी जानकारी के मुताबिक इस समय देश में ऐसी कितनी विदेशी जासूसी एजेंसियां काम कर रही हैं? तो कौन सी कोई बड़ी कंपनियां हैं देश में? कितने जासूस काम कर रहे हैं ये तो नहीं बता पाऊंगा मैं। विदेशी जासूसी कंपनी नो, जो विदेश के भी जासूस काम करते हैं, यहाँ तो कोई पता नहीं हुज एनिमी विद हिम, कौन किस देश के लिए काम कर रहा है। आप तो देखिए माहौल कैसा है, कौन कौन सूचना चली जाती है, लोग पकड़े भी जाते हैं। लेकिन जो वेल नोन कंपनी है इस वक्त, कोई 16-17 के करीब कंपनी, जिसमें कई देशों की कंपनियां हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, बड़ी कंपनियां हैं, और वो सारा ये काम अपना इन्वेस्टिगेशन का और रिसर्च का नाम लेते हैं। हम लेकिन वो ये नहीं कहते ना कि हम जासूसी कर रहे हैं। हाँ, वो रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च क्या होती है जी?
अब मुझे जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में किसी के बारे में सूचना करते हैं, हम भी तो रिसर्च ही करते हैं ना, और तो कुछ करते नहीं है। तो कंसल्टेंसी और रिसर्च का आड़ लेके ये एजेंसी जो है ये देश में कार्यरत है। इनके पास तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट भी जो बाकी लोगों के पास नहीं है, कई तो पकड़े भी गए। किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स? मतलब इंस्ट्रूमेंट है कि आपकी बात वो जो फोन के ऊपर आपकी बात हो रही है उसको सुनने की क्षमता, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट देश में लाए गए हैं। इसके बाद काफी मीडिया में भी चर्चा हुई थी कि किसी के वो मोबाइल फोन को भी सुन सकते हैं, किसी की बगिंग कर सकते हैं। आपको पता है कि देश के फाइनेंस मिनिस्टर की भी बगिंग हो गई थी। ऐसे किस किस जगह पे बगिंग हुई है। तो वो जो आपका जो प्राइवेसी के इशू है वो तो चाहे प्राइवेसी में आपके मंत्री हों या जजेस हों या दूसरे लोग हैं, वो क्या आपस में बात करते हैं, ये तो किसी के सुनने की बात तो है नहीं है। और पता लगे कि कोई ऐसी विदेशी कंपनी है, वो सारी बातें का उनको संज्ञान ज्ञान है। तो सरकार को ये सब कुछ पता नहीं है क्या? सरकार की इतनी सारी एजेंसी है, आईबी है, रॉ है, सारी एजेंसी है उनके पास, तो सरकार को अभी तक इसका होश नहीं है। देखो, मैं ये नहीं मानता कि सरकार को पता नहीं है, लेकिन सरकार के लोग भी तभी एक्शन लेंगे अगर वो चीज लीगल होगी। आप लीगल तब होगी जब इसके बारे में आप एक जो विधायक है वो पास करेंगे, एक एक्ट पास कर देंगे। जब एक्ट पास हो जाएगा तो जितनी ये सरकारी की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं वो इस एक्ट के अगेंस्ट वो लाइसेंस नहीं देंगी। बिल्कुल, जो गलत काम कर रहे हैं उसको पकड़ेंगी। अभी तो कुछ कह नहीं है। आप कहोगे मैं तो रिसर्च कर रहा हूं, मैं कोई इलीगल काम नहीं करता। इलीगल तब बनता जब चीज को लीगल बना दिया जाए, एक्ट बना दिया जाए। तो ऐसी चीज है नहीं, इसलिए लगता है कि संपूर्ण जानकारी होते हुए भी सरकार के लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपना नजर तो होगी, जो ये नहीं कह सकता कि हमारी एजेंसी को इनकी खबर नहीं होगी, लेकिन अब आप क्या इसके ऊपर एक्शन है? हमारी एजेंसियों का एक आरोप यह है कि जो लद्दाख में सोनम वांगचुक को जो गिरफ्तार किया गया, वो भी इसकी तरह की आड़ लेकर जासूसी शायद कर रहे थे चाइना के लिए, पर्यावरण के नाम पर रिसर्च कर रहे थे, इसके नाम पर रिसर्च कर रहे थे। तो हमारी एजेंसियों ने यही आरोप लगा कर उनको अरेस्ट किया है। हाँ, ऐसा मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि ये ऐसी एक आरोप है। देखिए, जो भी लोग देश में तरह तरह के संगठन चला रहे हैं, हम वो किसी ना किसी विदेशी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। जासूसी में क्या होता है, आप किसी के लिए काम कर रहे हो, उनके लिए सूचना इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे वो कोई एनजीओ हो, चाहे व्यक्ति हो, या कुछ चीज हो, या कंपनीज हो। लेकिन जब आप उसके ऊपर कोई ऐसा कानून बना देंगे तो लोगों को पता होगा कि ये जो मैं काम कर रहा हूं ये इलीगल है, तो वो चीज थमेगी। जो इलीगल पकड़ा जाएगा उसके ऊपर एक्ट के हिसाब से पनिशमेंट होगी, डेटरेंट हो जाएगा ना। एक तो डर तो होना चाहिए ना किस चीज का। जब आपका कोई कानून ही नहीं है तो आप जो मर्जी कर लीजिए, सूचना देते रहिए। ऐसा चीज सरकार कतरा क्यों रही है फिर ये कानून बनाने से? आखिर क्यों कतरा रही है, क्यों बचना चाह रही है? जो सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने उस दिन हमें बोला था, जो अभी काफी देर हो गई है, कि इसको हम सारी चीज को रिव्यू कर रहे हैं, दोबारा पेश होगा। उनका ये भी कहना था ये एक्ट जो है ये 15-16 साल पुराना हो गया अभी। तो इसी बीच में काफी दुनिया में चेंजेस आई हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चेंज आई है, जिसका वहां पे वर्णन कहीं नहीं है। अब तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट आ गए, साइबर का जो एक नया दौर चला है, एआई का दौर चला है, उन दोनों में तो था नहीं। तब ये जो नए चीज आई है आपके अंदर, जो नए उपकरण आ गए हैं, जब मेथोडोलॉजी आ गई है, तो लगता है कि सरकार इन सब को समझते हुए नए एक्ट में उसका कहीं ना कहीं उसके अंदर उसका प्रावधान करेंगे, ताकि वो एक सूचना, जो देश की सूचना को अच्छी तरह बचा पाए, और जिसको इसकी जरूरत है वो जरूरत भी इस एक्ट के हिसाब से ही जो इन्वेस्टिगेशन कंपनी है वो उनको दे पाए, ताकि वो सब इंफॉर्मेशन उनके लिए लाभकारी हो। और अगर मुकदमा चल रहा है, जिसको हम लिटिगेशन सपोर्ट एंड इंटेलिजेंस बोलते हैं, तो अगर ये चीज डिटेक्टिव लोग आके कोर्ट में ये चीजें पेश करेंगे कि ये तथ्य है, ये एविडेंस है, सब कुछ है, तो न्याय प्रणाली में भी बड़ा सुधार आएगा। हमने तो उनको और बड़े काम किए थे। हमने ये भी कहा था सरकार को कि देखिए, अभी सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है कोर्ट के सामने वो है सर्विंग द समन्स।
सर्विंग द समन। जो समन को सर्व करने का काम पुलिस के पास है, विच इज अ नॉन पुलिस जॉब। ये पुलिस वालों का काम तो लॉ एंड ऑर्डर है ना। कम से कम 15-20% जो पुलिस वाले हैं इसी काम में लगे रहते हैं। लाखों केस चल रहे हैं, समन वो लेके जाते हैं, वो होता नहीं है, मिलते नहीं है, पैसे पूसे लेके वापस आते हैं। तो दे हैव टेकन द जुडिशियल सिस्टम इनटू रैंसम। आपके पास निर्णय नहीं हो पा रहा। हमने उनको बोला था कि अगर आप हमें देंगे, हम इसको अपनी जासूसी के हिसाब से पता लगाएंगे ये व्यक्ति वहां है कि नहीं है, और फिर उसके जाके सम्मन सर्व कर देंगे और काम आपका सही हो जाएगा। तो जब सही हो जाएगा तो जो न्याय प्रणाली है वो अच्छे दुरुस्त ढंग से चल पाएगी और लोगों को सही न्याय भी मिल पाएगा। ये भी बात हमने इनको बोली। कई सारे देश ऐसे हैं जिनकी एम्बेसी जो भारत में है, जो लोग अप्लाई करते हैं भारतीय नागरिक वीजा के लिए, तो वीजा देने से पहले उनका वेरिफिकेशन कराती है। उसके लिए उन्होंने कई सारी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को ही हायर कर रखा है। ये भी हमारा एपीडीआई का प्रपोजल था जी, कि जो वीजा वेरिफिकेशन है, पुलिस वेरिफिकेशन है, जो और ढंग की आपकी एजुकेशन की वेरिफिकेशन है, जहाँ जो लोग कंपनियों में काम लेते हैं उसे बैकग्राउंड चेक करवाते हैं अपने एम्प्लॉय रखने से पहले, तो ये काम हमें दे दिया जाए अंडर द एक्ट। अब क्या हो रहा है कि जो वीजा वाला जो इश्यू था, वीजा वाला, वो सरकार ने मान लिया और उन्होंने एक टाटा की कंपनी है जिसको ये सारा काम दिया है, तो वो इसकी वेरिफिकेशंस वो कराती है, उसके अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं टीसीएस को। इसी ढंग से आप टीसीएस तो अकेली कंपनी थोड़ा सब कुछ कर सकती, इतना बड़ा देश है, इतने वेरिफिकेशंस होनी है। इसके अलावा जो बालाजी जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आज के दिन में है वो है सैबोटेज का, एस्पोनेज का, जो जिसको कॉर्पोरेट एस्पोनेज बोलते हैं, बिल्कुल कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस बोलते हैं। उसका भी बड़ा नुकसान कंपनियों को हो रहा है। कंपनियां जो अपना सीक्रेट रखना चाहती हैं अपने सिस्टम के अंदर का, अपने आईपीआर के अंदर का, वो नहीं कर पाती हैं, तो उनको बड़ा बड़ा हानि होती है। अब आपको हैरानी होगी कि देश में इतना जाली सामान बन रहा है। आप आइटम लीजिए, चाहे वो विस्की हो, दवाई हो, लाइफ सेविंग ड्रग हो, आपके कपड़े हो, आपका खाने का सामान हो, घी हो, दूध हो, इतना कुछ देश में है कि कुछ कहने की बात नहीं है। अब उसको डिटेक्टिव एजेंसी, हमारे जैसी डिटेक्टिव एजेंसी अभी कर रही हैं, लोगों को बचा रही हैं। आपको बताऊं, कोविड के टाइम में सब कुछ बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया, लेकिन हमने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा कि देखिए ये सेहत का सवाल है, हमारी सूचना है कि देश के अंदर अब कई चीजें, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद है तो लोग जाली सामान बनाना शुरू कर दिया। यहाँ की जो आपका सैनिटाइजर थे या दवाइयां थी, और वो प्रधानमंत्री जी कार्यालय से जो पूरे प्रदेश के डीजीपी को एक लेटर लिखा गया कि इस दौरान, कोविड के दौरान, अगर कोई प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी आपके पास आती है जो नकली सामान को पकड़ने वाली है, आप उनकी मदद करिए। और मैं आपको बताऊं, खुशी होती है कि उसका इतने अच्छे ढंग से पालन किया कि हमने सैकड़ों ऐसी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन पकड़ी जो सैनिटाइजर बना रही थी, तरह के मास्क बना रही थी, जो और ऐसी दवाइयां बना रही थी, आपके जो ड्रिंक्स है वो बना रही थी, विस्की बना रही थी, खाद्य पदार्थ बना रही थी, उनको पकड़ा गया। तो देश को उससे बड़ा फायदा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये सारी चीज को एक न्यायिक उसके अंदर सरकार इसको ले और इस एक्ट को वो फिर से पुनर्विचार के लिए उसको आगे बढ़ाए। और सब कानून भले ही न बन पाया अब तक, लेकिन कई सारे ऐसे कॉर्पोरेट घराने जो अपने प्रतिद्वंदी, अपने विरोधी कॉर्पोरेट घराने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, जासूसी करवाते हैं। तो ये भी तो गलत है ना, एथिकली तो गलत हुआ है। एथिकली बहुत गलत है जी। तो हो रहा है और वो करने वाली ये सब बड़ी कंपनियां हैं। जो बड़ी कंपनी होगी वो बड़ी कंपनी को हायर करती है, क्योंकि ऑलरेडी वो उनको मैनेजमेंट का कंसल्टेंसी देती हैं, तरह तरह की जो बड़ी, जिसको मैं बिग फोर बोल रहा हूँ। एक प्राइस सुपर कंपनी है कोई, कई 3, 4, 5 कंपनियां हैं। देखो मैं इस वक्त नाम क्या लूं, लेकिन सबको पता। अब प्रधानमंत्री के कार्यालय से एक न्यूज आई थी कि वो जो बिग फोर की जगह इंडिया की बिग फोर बनाना चाहते हैं जी। कहीं ना कहीं तो महसूस किया होगा सरकार ने कि ये जो बिग फोर कंपनी है जो हमारे अंदर की व्यवस्था को कैसे डिस्टर्ब कर रही है, या हमारी आर्थिक व्यवस्था को कैसे वो खराब कर रही है, कहीं ना कहीं तो पता लगा होगा। तभी तो एक इतना बड़ा डिसीजन हुआ कि हम इंडिया की बिग फोर बनाना चाहते हैं।
हम सरकार अगर ऐसा चाहती है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनकी पूरी मदद करके वैसी ही उतनी ही अच्छी, कारगर और इफेक्टिव हम वो कंपनियां बना सकते हैं जो देश के हित में होंगी, देशभक्त होंगी और सूचना को उस ढंग से रखेगी ताकि देश की अंदरूनी व्यवस्था को या सुरक्षा को कहीं हानि ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर साहब, आपने इस प्रोग्राम के लिए अपना वक्त निकाला। तो ये थे कुंवर विक्रम सिंह, जो एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स के चेयरमैन है। उनकी खुद की अपनी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी है। काफ़ी सारे बड़े बड़े महत्वपूर्ण केस वो सुलझा चुके हैं। उस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे हम। फिलहाल इतना ही। आप हमारे कार्यक्रम को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप और भी अलग अलग तरीके के विषयों से जुड़े कार्यक्रम को देख सकें। तो नमस्कार, आज के लिए। अगले शो में फिर होगी आपसे मुलाकात।